हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत पार्ट 6। मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग ने एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 6 बुक का चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया था। अब बारी है एमसीक्यू की। जैसा कि हम लोग अपनी सीरीज़ में लेके चल रहे थे चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यू, तो अब एमसीक्यू की बारी है। तो आज हम आपके लिए टॉप 25 एमसीक्यू के एक सेशन लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 1 से रिलेटेड जितना पास्ट में कभी यूपीएससी में पूछा गया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इससे बन सकते हैं वो लेके आए हैं। वैसे ये पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, पर क्योंकि ये पॉलिटी का भी एक हिस्सा है तो हमने इसको पॉलिटी के लेवल में जितना 25 क्वेश्चन में पॉसिबल हो पाया है आपके लिए एक बेस्ट लेके आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी 25 क्वेश्चन की सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं और हम लोग का पहला क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है डायरची को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, डायरची कब लाई गई थी। भैया आपने सभी ने देखा होगा डायरची कब लाई गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और चौथा है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935। थोड़ा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, तो सबसे पहले जान लीजिए इंडियन काउंसिल एक्ट केवल 3 आए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, एक आया था हम लोगों का सबसे पहला 1861 में, दूसरा आया था 1892 में, तीसरा आया था 1909 में। ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, इसके बाद कोई काउंसिल एक्ट नहीं आया। यहाँ पे क्या दिया है, काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। तो जब 1919 में कोई काउंसिल एक्ट आया ही नहीं था तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, हमने इसको काट दिया। दूसरा दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कब आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद आया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है, इसको मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स के नाम से क्या होता है, बोला जाता है। तो मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स में ही तो सबसे पहले किसकी शुरुआत करी गई थी, सबसे पहले डायरची की शुरुआत करी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है हम लोगों का बी, ये हम लोग का आंसर है। तो डायरची की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से करी गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, इसमें तो बच्चे सेंट्रलाइजेशन और ऑल इंडिया फेडरेशन इन सब की बात करी गई है। सेंट्रलाइजेशन और ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई है। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यहाँ तक तो आते आते अंग्रेज भारत से ही चले गए थे, तो डायरची नाम की चीज़ लाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, हम लोग का आंसर होगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आपको डायरकी क्या होती है, आइए मैं आपको डिटेल वाइज समझाना चाहता हूँ। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है डायरची के बारे में, तो डायरची को जरा हम लोग एक डिटेल मेथड से समझने की डायरची होती क्या है। देखिए सबसे पहले समझिएगा, डायरची एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसका मीनिंग होता है डाई आर्च। क्या होता है, डाई आर्च। इसका डाई आर्च का मीनिंग होता है डबल रूल। डाई आर्च का मीनिंग क्या होता है बच्चे, डबल रूल होता है। अब ये डबल रूल किसका होता है समझते हैं। देखिए था क्या, जब 1919 वाले एक्ट में मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये बोला गया था कि हम लोग प्रोविंस में, कहाँ पे, सबसे पहले याद रखिएगा डायरची कहाँ पे आई थी, प्रोविंस के अंदर। प्रोविंस का मतलब होता है राज्य। सबसे पहले डायरची कहाँ पे आई थी, प्रोविंस में आई थी, राज्य में आई थी। बाद में इसको सेंट्रलाइज किया गया था, पहले ये कहाँ पे आई थी, राज्य में आई थी। राज्य में किस तरीके से आई थी समझते हैं। एक चीज जान लो बेटा, जो प्रोविंस होता है, प्रोविंस का जो हेड होता है वो होता है गवर्नर। प्रोविंस का जो हेड होता है गवर्नर। ये कौन सा हेड होता है,
टॉप मोस्ट हेड होता है, ये होता है हम लोगों का क्या, गवर्नर। गवर्नर के नीचे दो लोग काम करते हैं, गवर्नर के नीचे एक होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्या होती है बच्चे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक होता है मिनिस्टर्स, क्या होता है, मिनिस्टर्स। ये सारे लोग प्रोविंस के अंडर में आते हैं, इनके नीचे गवर्नर आता है, इनके ऊपर गवर्नर होता है। तो डायरची में क्या बोला गया, डायरची में बोला गया हम लोग दो सब्जेक्ट्स लेके आएंगे, डायरची में बोला गया हम लोग दो सब्जेक्ट्स लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, दो सब्जेक्ट्स। दो सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट्स इन्होंने बोला ट्रांसफर्ड रहेगा, कौन सा रहेगा, ट्रांसफर्ड रहेगा, एक सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, रिजर्व्ड रहेगा। ठीक, अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट को इन्होंने बांट दिया, इन्होंने बोला जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अपने पास रखेगी ट्रांसफर सब्जेक्ट, क्या रखेगी, ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक, और जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने पास रखेंगे रिजर्व, क्या रखेंगे अपने पास, रिजर्व सब्जेक्ट। अब ये बार बार एक चीज आपको परेशान कर रही होगी, ये सब्जेक्ट वर्ड आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या मतलब है, सब्जेक्ट का मतलब है अधिकार, कितने अधिकार के अंदर कोई भी कानून बनाया जा सकता है, कितने अधिकार के अंदर कोई भी कानून बनाया जा सकता है। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी अंग्रेजों के मुख्य काम होते थे जिसमें पैसा आता था वो सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर रखे गए थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, क्या था, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक, एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक, सिंचाई, इरिगेशन। तो मतलब जिन चीजों से पैसा ज्यादा आता था, जितनी चीजों का इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा थी वो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर रखा था। जो नॉन इम्पॉर्टेंट थी वो मिनिस्टर्स के अंडर में डाल दिया। ये मिनिस्टर्स लोग देखते थे, जैसे रिलीजन देखते थे, ठीक, म्यूनसिपैलिटी देखते थे यानी साफ सफाई देखते थे, तो इस तरीके के काम दे दिए गए म्यूनसिपैलिटीज को। ठीक, अब भैया मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड जो लेके आए थे, इन्होंने एक चीज बोली थी कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, इस पे कभी भी गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय एक्शन ले सकता है, इसमें अपना सुपरविजन दिखा सकता है, पर यही गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जो रिजर्व था किसके लिए, मिनिस्टर्स के लिए। जो ट्रांसफर्स था वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए था, ये अपने पास भी रह के डिसीजन दे सकते थे और ऊपर गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय भी इस पे क्या कर सकता था, एक्शन ले सकता था। तो ये पूरा किस्सा था डायरकी का। एक चीज और जान लीजिए, जो मिनिस्टर्स होते थे ये मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुन के आते थे। कहां से चुन के आते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी निम्न सदन से चुन के आते थे। समझ गए होंगे आप। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्या फीचर नहीं है। पहला, डायरची एक्ट सेंटर, ये है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया। ऑल इंडिया फेडरेशन, ये भी है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया। तीसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता, ये भी है। चौथा, डायरची इन प्रोविंस, अभी हम लोग पिछली साइड में डिस्कस करके आ रहे हैं कि जो प्रोविंस के अंदर सबसे पहले डायरची क्या हुई थी, लेके आई गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, डी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी विल बी द आंसर। समझ गए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर से अगला क्वेश्चन लाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच एक्ट गवर्नर जनरल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस अधिनियम में गवर्नर जनरल
भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। इसको एक क्रोनोलॉजी से समझ लीजिए। सबसे पहले था गवर्नर, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। उसके बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो यहाँ पे गवर्नर को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंडिया बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये किसके अंदर हुआ था, चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच एक्ट गवर्नर जनरल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जहां पे आपको चार्टर एक्ट 1833 दिख जाए, आग बंद करके उस पर गोला बोल दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऐसा कोई प्रावधान नहीं हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऐसा कोई प्रावधान नहीं हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट में तो 2 बॉडीज़ बनाई गई थी, एक बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक दूसरी बनाई गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। समझ गए होंगे आप। चलते हैं, तो इसका सही आंसर है डी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर महोदय लेके आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इन विच एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक्स ओवर द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम में भारतीय मामलों पर सीधा नियंत्रण रखती है। पहला चार्टर एक्ट, दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट। इसमें एक क्रोनोलॉजी समझिएगा। क्रोनोलॉजी क्या है, एक क्रोनोलॉजी ये है, सबसे पहले था रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट। ये था हम लोगों का फर्स्ट स्टेप। कौन सा था, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद था पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। और थर्ड था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये था फाइनल स्टेप। ये कौन सा स्टेप था, फाइनल स्टेप। पर कह दोगे सर क्वेश्चन में तो ऐसा पूछा ही नहीं गया कि डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। तो एक बार अगर आप जाके पिट्स इंडिया एक्ट का आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा बोला गया था कि जो कंपनी की टेरिटरी होगी वो ब्रिटिश की टेरिटरी कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक्स ओवर कंट्रोल ओवर इंडिया। किस अधिनियम में भारतीय मामलों पर सीधा नियंत्रण करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनता है वो बनता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर होगा नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट विल बी द आंसर। क्लियर हुआ। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। कंप्यूटर महोदय अगली स्लाइड लाइए। अगली स्लाइड है हम लोगों की ये, विच एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। किस अधिनियम ने केंद्रीय प्रशासन की क्या रखी, नींव रखी। नींव अभी देखिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट से, और फिनिश कहाँ हुआ था, चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे नींव की बात हो रही है, पहले से बात करी जा रही है। ऑप्शन में कहीं रेगुलेटिंग एक्ट नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला चलते हैं, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। अब आता है मैचिंग। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था, क्योंकि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उसमें मैचिंग बहुत आती है। ये मैचिंग के क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन होता है, दूसरा इसको करने के तरीके में भी एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है। फिर से, इसको करने के तरीके में भी एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है। आपको ये क्वेश्चन मैंने ट्रिक बताने के लिए दिया था। मैं एक सेकंड साइड हट जाता हूँ,
आप एक बार इसको एनालाइज कर लीजिए जल्दी से कि मैचिंग के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। एक साइड दिया हुआ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक साइड दिया हुआ है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक साइड दिया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक साइड दिया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इधर दिया है रेगुलेटिंग एक्ट, इधर दिया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इधर पिट्स इंडिया एक्ट, इधर चार्टर एक्ट। अब दिमाग में बात आती है इसको करना कैसे, हमको मैच करना है। तो अब एक काम करो, एक ऑप्शन को पकड़ के चलो। किसको चलो? एक ऑप्शन को पकड़ के चलो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखो लिस्ट 1 का क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जल्दी से याद करिए, पिट्स इंडिया एक्ट था हम लोगों का जिसमें ड्यूअल सिस्टम को लाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि अंग्रेज लोग उस समय नहीं बहुत ज़्यादा घूसखोरी का काम कर रहे थे, तो उस घूसखोरी को रोकने के लिए ड्यूअल सिस्टम लाया गया था। तो ये किसमें लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। तो ए का क्या हो गया? 3। अब ए का 3 होते ही सबसे पहले ऑप्शन चेक करिए, ए का 3 किसमें दिया है। तो ए का 3 बी में है और ए का 3 किसमें दिया हुआ है? डी में है। तो भैया ये तो हमारा इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा, सी और ए हो ही नहीं सकता। सी और ए हमें चेक भी नहीं करना है। अब देखिए बी और सी में अगला ऑप्शन क्या है? 1। बी का 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो मान लेते हैं बी का क्या होगा? 1। अगर जिसको नहीं भी याद है वो ऑप्शन से निकाल ले, बी का क्या होगा? 1। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की किसने नींव रखी थी? अभी पिछली साइड में हम लोग ने बात किया, रेगुलेटिंग एक्ट ने बात किया। तो देखिए बी का 1 दोनों जगह कॉमन हो गया। अब बात आती है सी। देखिए डी में क्या, सी और डी में ही इन्होंने क्या किया है? इंटरचेंज किया है। बस अब आपको सी और डी में ऑप्शन देखना है। अब सी में ऑप्शन क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भैया किस में आए थे? रेगुलेटिंग एक्ट में आए थे। अब ऐसे इसको ऐसे भी मत चेक करिए। अब यहाँ पे सी के क्या ऑप्शन हो सकते हैं? या तो 4 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। बस आपको 2 ही देखना है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब बताइए यहाँ पे पूछा गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी पिछली साइड में हम लोग ने चेक किया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। तो सी का ऑप्शन क्या हुआ? सी का ऑप्शन क्या हुआ? 4। अब हमें चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सी में 4 मिल गया, अब हमें डी देखने की जरूरत ही नहीं है। और ये हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। ये आंसर क्यों हो गया? क्योंकि देखो डी वाले में सी में 2 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। तो इकलौता एक यही ऑप्शन है जो सही है। तो मैचिंग में जरूरी नहीं है कि आपको चारों पॉइंट पता है, आप 1-2 जानकारी वाले पॉइंट से भी मैचिंग को हल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलते हैं, अगला सवाल भी एक मैचिंग पर ही आधारित है। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी देखिए मैचिंग पर आधारित आ गया। अब इसको आप लोग मैं कोड नोट करिए, देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहला दिया है बाई कैमरल सिस्टम, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, विधायी विचलन। विधायी विचलन और लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन को अगर एक बोलचाल वाली भाषा में बोले तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। एक होता है सेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन और विधायी विचलन का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा है सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग मतदाता। डी है प्रोविजनल ऑटोनॉमी। अब इसमें एक ऑप्शन जो आपको सबसे आसान लगता है, सेपरेट इलेक्टोरेट, हमको लगता है सबसे एक आसान ऑप्शन है। कौन सा? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट भैया किसमें किया गया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में तो किया गया था। इसमें किया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में किया गया था। अब देखिए भैया सी का पांचवा देखिए किसके किसके अंदर दिया हुआ है। सी का 5वां दिया हुआ है सिर्फ इन 2 के अंदर, और किसी में सी का 5वां है नहीं है। तो अब हमें ऑप्शन ही केवल बी चेक करना है और ऑप्शन केवल सी चेक करना है। ए और डी अपने आप गलत हो गए। सी का 5वां मिल गया, अब हमें सिर्फ बी और सी देखना है, बाकी से हमें मतलब ही नहीं है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं बाई कैमरल सिस्टम।
बाई कैमरल सिस्टम। अब इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अब आपको इसमें दिमाग क्या लगाना है कि बाई कैमरल सिस्टम किस में होगा, जब आपको इन्हीं दोनों में चेक करना है। ऑप्शन में क्या दिया है 3, इसका भी दिया है 3, तो मतलब ए का क्या होगा 3। बाई कैमरल सिस्टम किस में आया था, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में आया था। ये चीज अपने आप हो गई, 2 पॉइंट हम लोग ने चेक कर लिया। अब तीसरा भी देखो इन्होंने क्या रखा है, डी का 1, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों का कॉमन दिया हुआ है, तो यहां से हो गया। अब बस यहां पे मतभेद है किसमें, बी वाले पॉइंट पे। बी वाले पॉइंट पे जो सही मिल जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, विधायी विघटन, ये किसमें किया गया था, ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। तो बी का 2 जिसमें दिया हुआ है, बी का 2 इसमें दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग ने एक भी चेक नहीं किया, डी भी चेक नहीं किया, तो मैचिंग में जरूरी नहीं होता हमें सब चेक करना है, हमको चेक वो करना है जिससे एक मैच होने लग जाए, और उसी प्रकार हम लोग उससे सीरीज बना लेते हैं। क्लियर हो गया। यूपीएससी में मैचिंग लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस टू, यूपीएससी की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है 1990 एक्ट, 1999 एक्ट, 1930 एक्ट, 1947 एक्ट। सोचो, दिमाग लगाओ। देखो, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जहां पे आपको कोई चीजें दिखाई नहीं दे रही, कोई चीजें समझ नहीं आ रही है, यहां पे सिंपल लॉजिक लगाओ कि यार पॉलिटी में इसे हमने कौन कौन से एक्ट पढ़े थे। 1990 का कोई एक्ट आपने पॉलिटी में नहीं पढ़ा था, हिस्ट्री में भले पढ़ा होगा। 1930 का कोई एक्ट नहीं था, और यार ये तो 1990 तो बिल्कुल अभी का हो गया, तो यहाँ तो बहुत आज़ादी के पहले, तो पहले अपने आप कट जाएगा। 1930 में ऐसा कोई एक्ट नहीं आया था। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, एक बचता है बी, एक बचता है डी। 1947 में तो अंग्रेज भारती छोड़ के चले गए थे, तब उसके बाद एक बार हम मान सकते हैं अंधी चुक्की में कि भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद यूपीएससी आया था। पर आपको शायद एक बात ये पता चली होगी, 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सीपीएससी का गठन किया गया था। ये कब किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोगों का बी होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसमें क्वेश्चंस के हल करने होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाइए जल्दी से। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। हाँ भैया, इस क्वेश्चन को यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी सब पढ़िए आप लोग में, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है? मैक्यूले को कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है, अंबेडकर को कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय, यहाँ पे क्या लगा हुआ है क्वेश्चन में? भारतीय। तो आपको भारतीयों पे याद रखना है, ठीक। अब थोड़ा मैं आपको नहीं पता होगा, मैं आपको सिविल सर्विस की थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूँ। सिविल सर्विस की मैं क्या बता देता हूँ, बैकग्राउंड। सिविल सर्विस का जो बैकग्राउंड है, इसमें इसके जो स्टार्ट किया था, बिगिन किया था, ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। मतलब सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी थी वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक। इसको डेवलप, ये जो फैक्ट है ना, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद पता चलेगा। मैंने बोला था ना पॉलिटी के इस चैप्टर में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत कुछ मिला हुआ है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, मुझे पता है, आपके लिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। दूसरा है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस परीक्षा को डेवलप कर दिया। क्या कर दिया? डेवलप कर दिया। जैसे ही एक होता है हायर पीसीएस, एक होता है लोअर पीसीएस, तो ये सिस्टम इन्होंने दिया था जब कॉर्नवालिस अंग्रेज थे। तीसरा, जब इंडिया 1947 में आजाद हो गया,
1947 में इंडिया क्या हो गया, आजाद हो गया। तो था क्या भैया, जो हम लोग के ये डी ऑप्शन वाले हैं, सरदार पटेल। कौन है भैया, सरदार पटेल। सरदार पटेल जी ने एक बात बोली थी, सरदार पटेल जी ने इंडियन सिविल सर्विस की नींव रखी थी, और इन्होंने एक लाइन बोली थी, बहुत याद रखना, कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, कौन, सिविल सर्वेंट होते हैं, वो इंडिया के स्टील फ्रेम होते हैं। क्या होते हैं, इंडिया के स्टील फ्रेम होते हैं। ये सरदार पटेल के वाक्य आपको याद रखने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम किसने बोला था, स्टील फ्रेम का दर्जा किसने दिया था, तो सरदार पटेल था। और भारत में इसकी स्थापना किसने करी थी, सरदार पटेल ने जी करी थी। इसका आंसर होगा डी विल बी द आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाइए। अगला सवाल है हम लोगों का ये, अब आ गया थोड़ा टिपिकल यूपीएससी के क्वेश्चन। In which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में आपको करेक्ट बताना है। कई बार इसमें कथन और निष्कर्ष में सही और गलत आपको नहीं पता होता, कौन सा सही है कौन सा गलत, इसमें हम लोग गलतियां कर देते हैं। तो याद रखिएगा, पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट। पहला, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये गलत है, फर्स्ट गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर कौन थे भैया, रॉबर्ट क्लाइव थे। जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ये कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे हम लोगों के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। क्लियर हो गया। तो पहला ऑप्शन अपने आप क्या हो गया, गलत हो गया। तो जहां पे ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, ए को अपने आप काट दीजिए। ऑप्शन में आपको जहां जहां ए दिख रहा है, ए अपने आप काट दीजिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब आपको देखना है या तो बी है या तो कोई नहीं है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा हैज 3 जज एंड 1 चीफ जस्टिस। याद करिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें 3 जज और 1 चीफ जस्टिस थे। तो ये कथन एकदम सही है। तो आंसर में केवल एक ऑप्शन है, ओनली बी इज करेक्ट, केवल बी सही है। तो ये ऑप्शन हम लोगों का आंसर कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाइए। अगला सवाल है हम लोगों का ये, इन विच एक्ट फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरीज वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन। सवाल पढ़िए, पहली बार कंपनी के क्षेत्र को कब ब्रिटिश पोजेशन बोला गया था, बताइए जल्दी से। इन विच एक्ट फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरीज वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन। ऑप्शन है आपके पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जरा पहली क्लास याद करिए, इसके थोड़ी देर पहले अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार बोला गया था जो कंपनी की टेरिटरीज होंगी वो ब्रिटिश पोजीशन कहलाएंगी। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाइए। अगला सवाल ये तो शायद अभी हो चुका है, 11वां ये भी हो गया है, 12वां। अब आया अगला सवाल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश इन विच एक्ट। राज्य सचिव पहली बार किस अधिनियम में स्थापित हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1860, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जरा सबसे पहले देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितनी बार आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था
1858 में, 1919 में, 1935 में। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1860, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, बी को काट देते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अब हम लोग को इन तीन के अंदर देखना है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद कब लेके आया गया था, दिमाग लगाइए, सोचिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद कब आया था, याद करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बोला गया था क्या, गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय बराबर होंगे और एक नई पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की लॉन्च करी गई थी। किसकी करी गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और पहले सेक्रेटरी भी थे लॉर्ड स्टैनले। ये सब मैंने पुरानी क्लासेस में क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 में मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाइए। अगला क्वेश्चन है, सर दिनकर राव वॉज नॉमिनेटेड टू वॉइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर दिनकर राव को वॉइसरॉय विधान परिषद के लिए किसने नामित किया था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, वेरन हॉस्टिंग, कैनिंग, माउंटबेटन। बच्चों सवाल पढ़ो, सवाल में ही आंसर है। यहां पे पूछा गया किसकी काउंसिल में, वॉइसरॉय की विधान परिषद में। तो यहां पे आपको ऑप्शन में चेक करना है इनमें से कौन वॉइसरॉय है। जो वॉइसरॉय इनमें से होगा वही इसका आंसर होगा। विलियम बेंटिक कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। वेरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। लॉर्ड कैनिंग ये पहले वॉइसरॉय थे। माउंटबेटन ये भी गवर्नर जनरल थे। तो इस ऑप्शन में केवल एक ही वॉइसरॉय है और इसका आंसर है सी। तो इसका आंसर होगा सी। कैनिंग ने दिनकर राव को क्या किया था? अपॉइंट किया था, मनोनीत किया था। चलते हैं कंप्यूटर जी अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 14 आया है आपके लिए। ये भी टिपिकल यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन है, देखिएगा। फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय कैनिंग। कैनिंग द्वारा पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली का अर्थ होता है मंत्रिमंडल परिषद की स्थापना करी गई। बी कैनिंग वॉज फर्स्ट वॉइसरॉय, कैनिंग पहले वॉइसरॉय थे। और सी स्टैनली वॉज फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टैनली पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन्ड अबव इज इनकरेक्ट। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? बच्चों आपको याद रखना है गलत है। हम लोग क्या होता है हमेशा सही को लगाए आते हैं, मतलब आपको इसमें देखना है जो कहा गया है वो क्या गलत है, कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो देखो पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार कब किसने स्टार्ट किया? कैनिंग ने बिल्कुल किया। पोर्टफोलियो सिस्टम की स्टार्टिंग कब हुई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में करी गई थी। कब करी गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइसरॉय बन चुके थे। तो भैया पहला कथन क्या है? सही है, याद रखना सही है। कैनिंग वॉज फर्स्ट वॉइसरॉय, ये भी कथन एकदम सही है। स्टैनली वॉज फर्स्ट सेक्रेटरी, अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्वेश्चन में ही कि स्टैनली पहले क्या बने थे? सेक्रेटरी बने थे। तो ये भी कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन में क्या है? नन ऑफ द अबव। तो इसका कोई सही नहीं है, ये डी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कंप्यूटर जी अगले सवाल लाइए।
क्वेश्चन नंबर 15, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स विच पोस्ट मिंटो होल्ड? वेरी गुड क्वेश्चन। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मिंटो किस पद पर हैं या थे? गवर्नर, गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भैया दो ऐसे रिफॉर्म आए थे, याद रखिएगा, दो रिफॉर्म आए थे इस तरीके से। एक आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, कौन सा था? मॉर्ले मिंटो। और दूसरा आया था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड। इसमें जो पहला होता है वो होता है सेक्रेटरी। कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो दूसरा होता है वो होता है वॉइसरॉय। दूसरा क्या होता है? वॉइसरॉय। तो मॉर्ले मिंटो में जो मॉर्ले होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, मिंटो होगा वो कौन होगा? वॉइसरॉय होगा। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू होगा, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, मिंटो होगा वो हम लोगों का वॉइसरॉय होगा। देखिए यहाँ पे मिंटो का पद पूछा गया है, तो यहाँ पे मिंटो का पद होगा क्या? वॉइसरॉय। इसका आंसर होगा नंबर सी। क्लियर हो गया सभी को? चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लाइए जल्दी से। अगला सवाल आपके लिए ये है, फर्स्ट इंडियन हु वाज नॉमिनेटेड टू वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन आया था, वॉइसरॉय कार्यकारी परिषद में पहला किसको किया गया था? दिनकर राव को किया गया, सॉरी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया था। किसको किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया था। जो सर दिनकर राव है इनको वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया गया था। किसमें किया गया था? लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने आपको बता रखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब निम्न सदन, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उच्च सदन। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तीन याद करिए, राजा ऑफ बनारस, याद आया? हाँ याद आ गया होगा। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरा सर दिनकर राव। इन तीन लोगों को क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। तो भैया यहाँ पे दिनकर राव लेजिस्लेटिव के थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एग्जीक्यूटिव के थे, और जगजीवन राम और असफ अली ये तो जब 1947 के बाद भारत आज़ाद हो जाएगा तो जो इंडिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी जो हम लोग की अधीनस्थ सरकार थी उसके ये सारे लोग कैबिनेट के मेंबर थे। तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? मॉर्ले, मिंटो, कैनिंग, स्टैनली। अब ये सवाल तो यार बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है ना। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा जाता है? कह दो सर ऑप्शन में मॉर्ले मिंटो होता था, यहाँ पे आपने मॉर्ले भी दे दिया, मिंटो भी दे दिया, कैनिंग भी दे दिया, स्टैनली भी दे दिया। मॉर्ले क्या थे? हमने बोला था जो भी रिफॉर्म में पहले होता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉर्ले क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिंटो क्या थे? वॉइसरॉय। कैनिंग कौन थे? वॉइसरॉय। स्टैनली कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब बच्चे एक चीज जान लो, वॉइसरॉय और सेक्रेटरी में देख लो, वॉइसरॉय एंड सेक्रेटरी में जो टॉप पे होता है, हेड होता है, वो हमेशा क्या होता है? वॉइसरॉय हेड होता है। सेक्रेटरी इसके अंडर में काम करता है।
यहाँ पे वॉइसरॉय की जो पोस्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है? आज 2020 के राष्ट्रपति के बराबर है। और आज इंडिया पार्लियामेंट का एक क्लॉज है, वो यहीं से आया कि कोई भी बिल होता है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से साइन होता है। तो कोई भी बिल आएगा वो टॉप मोस्ट बॉडी लेके आएगी। तो मॉर्ले मिंटो में जो भी लेके आएगा वो टॉप वाला बंदा होगा। तो इसमें वॉइसरॉय कौन थे? मिंटो थे। तो इसका जो सही आंसर होगा मिंटो होगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? याद रखिएगा वॉइसरॉय से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। Which act established सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन? किस अधिनियम ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करी? साइमन कमीशन 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बताइए सोच के। साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो याद रखना जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो 1926 में आया था। कब आया था? 1926 में आया था। और साइमन कमीशन तो उसके बाद आया था। तो साइमन कमीशन तो 19 में आ ही नहीं सकता। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, यानी मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करी गई थी। ठीक, तो यहां से आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हम लोग का नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनल अवार्ड? ये मैंने आपको स्लाइड में भी बताया था। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पुरस्कार का क्या अर्थ है? सांप्रदायिक पुरस्कार का क्या अर्थ है? इट वॉज द नेम ऑफ पीएम रामसे मैकडोनल्ड, या रामसे मैकडोनल्ड का नाम था। दूसरा, इट इज अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना थी। सी, इट वॉज एग्रीमेंट डन बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर, गांधी और अम्बेडकर के बीच में तो जो गठबंधन किया गया था वो तो पूना पैक्ट था। इट इज अ स्टेटस, यह एक स्थिति थी। तो ये कोई स्थिति नहीं थी। सांप्रदायिक पुरस्कार क्या था? एक स्कीम थी माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके जो फादर थे, इनका नाम अभी हम लोगों ने पिछली साइड में हम लोग ने क्या था? पढ़ लिया था। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20। In which act diarchy was introduced at center? डायर्ची को सेंटर में कब लेके आया गया? मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में तो स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कहां से हुआ था? प्रोविंस से। तो इसमें नहीं लेके आया गया। साइमन कमीशन, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यहाँ तो अंग्रेज चले ही गए थे। तो एक आखिरी ऑप्शन बचता है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे क्या किया गया था? प्रोविंस को यानी राज्य को ऑटोनॉमी दे दी गई थी, स्वतंत्र कर दिया गया था। और डायर्की को सेंट्रल में लाए थे। तो इसको एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन के तौर पे भी जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लाइए जल्दी से। 21। पूना पैक्ट किसके किसके बीच साइन हुआ था? पूना पैक्ट गांधी एंड मैकडोनल्ड, अंबेडकर एंड मैकडोनल्ड बर्गर, कांग्रेस एंड अंबेडकर, गांधी एंड अंबेडकर। जरा मेरी लास्ट क्लास नंबर 4 को जरा एक बार आप चेक करिएगा। पूना पैक्ट, एक्चुअल जो पूना पैक्ट हुआ था वो पूना पैक्ट हुआ था जब गांधी जी यरवड़ा जेल में आमरण अनशन पे बैठ गए थे। तो एक समझौता ये निकाला गया था। किस लिए निकाला गया था? क्योंकि ये
कम्युनल अवार्ड नाम से मैकडोनल्ड जी लेके आ गए थे भारत में। इसके तहत इन्होंने क्या बोला था, मुस्लिम के साथ साथ SC ST के लिए भी हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करेंगे, जिसमें गांधी जी फसल गए। तो उन्होंने बोला आपने इंडिया से हिंदू मुस्लिम सबके बीच में तो डिवाइड कर दिया, अब आप हिंदू के बीच में भी डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। इसी वजह से पूना पैक्ट साइन किया गया था। ये अंबेडकर जी हाथ जोड़ के ले गए थे गांधी जी को साइन कराने के लिए। तो बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। बाईकैमरलिज्म इन स्टेट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाई, राज्य में द्विसनीयता पहली बार किस अधिनियम में पेश की गई? बाईकैमरलिज्म इन स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें करी नहीं गई क्योंकि इसमें अंग्रेज छोड़ के चले गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 35 ही बचता है क्योंकि 45 में भी ऐसा कोई एक्ट नहीं आया था। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन की बात हुई है, राज्यों को हमने ऑटोनॉमी दी है। तो यहाँ का जो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राज्य में करी गई थी। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में करी गई थी। 22 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हु स्वोर जवाहरलाल नेहरू एज फर्स्ट इंडियन PM? जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में थे, उन्हें किसने शपथ दिलाई थी? पहले राष्ट्रपति ने, आखिरी गवर्नर जनरल ने, आखिरी वायसरॉय ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। अगर आज का भारत देखो, जब संविधान बन चुका था तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि जितने भी PM होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? PM को शपथ हमेशा राष्ट्रपति दिलाता है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आजाद भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको शपथ आखिरी गवर्नर जनरल ने दिलाई थी, जिनका नाम था माउंटबेटन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा लास्ट गवर्नर जनरल। ये इसका सही आंसर होगा, ये 3 नहीं होंगे। क्लियर हुआ। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज सेट अप इन, फेडरल कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? बताओ भैया। 34 में कोई एक्ट नहीं था, 37 में कोई नहीं था, 38 में कोई नहीं था। तो एक ही ऑप्शन बचता है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट इज अ एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की ओर बढ़ती हुई एक नीति थी, इसलिए इसमें किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Emperor of India title was dropped from royal title of the King of England in which act? सम्राट ऑफ इंडिया का खिताब किस अधिनियम में इंग्लैंड के राजाशाही खिताब से हटा दिया गया? तो याद रखना, ये पोस्ट तब तक थी जब तक ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इंडिया पे शासन कर रहे थे। और 1947 में जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के गए तो ऐसी किसी पोस्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये थी हम लोगों की बच्चों 25 MCQs की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में चैप्टर नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एम लक्ष्मीकांत के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।